So we'll start with questions of next topic, that is magnetic equipments. Pehla question: time period of a freely suspended magnet does not depend upon length of the magnet, pole strength of the magnet, horizontal component of Earth's magnetic field, length of the suspension thread. हमारे पास एक मैग्नेट है विच इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता है. डू यू रिमेंबर हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था टाइम पीरियड का, p इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू पी. गुड. पक्का पक्का. श्योर श्योर. डू यू रिमेंबर दिस इक्वेशन? यस. तो इसमें आई क्या होता है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज, इफ यू रिमेंबर, याद है क्या? ml² by 12. हाँ, रॉड होता है ml² by 12. लेकिन बार मैग्नेट का अगर तुम विड्थ भी लोगे, अगर मैं विड्थ को b बोलता हूँ तो बन जाता है ml² + b² by 12. तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is either ml² by 12 or ml² + b² by 12, डिपेंडिंग ऑन तुम विड्थ ले रहे हो, कंसिडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो टाइम पीरियड, डज इट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मैग्नेट? इट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मैग्नेट, यस. डज इट डिपेंड ऑन पोल स्ट्रेंथ? यस. क्यों? क्योंकि ये जो म्यू है, म्यू क्या होता है? म्यू, व्हाट इज दिस म्यू? म्यू क्या होता है? व्हाट इज म्यू? डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज डायपोल मोमेंट? पोल स्ट्रेंथ इनटू 2h. हाँ, तो डायपोल मोमेंट खुद पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये पता होना चाहिए. तो डिपेंड्स ऑन पोल स्ट्रेंथ, यस. डज इट डिपेंड ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? यस, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. डज इट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द थ्रेड? नो. जिस थ्रेड से तुमने मैग्नेट को सस्पेंड किया उस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है. तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ऐसे सब लिखने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो द फॉर्मूलाज डायरेक्टली नाउ. अगला क्वेश्चन: कीपिंग डिसिमिलर पोल्स, डिसिमिलर मतलब नॉर्थ एंड साउथ, of two magnets of equal pole strength and length, same side, the time period will be, keeping these similar poles of two magnets of equal pole strength and length same side, the time period will be. देखो ऐसा है, हमारे पास एक मैग्नेट है और हमारे पास और एक मैग्नेट है. तो ऐसे हमारे पास दो मैग्नेट है. गुड. दोनों का लेंथ सेम है, यस. दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, यस. लेकिन तुमने यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे क्या रखा? साउथ. तो इसका साउथ आएगा यहाँ, इसका साउथ आएगा यहाँ, इसका नॉर्थ आएगा यहाँ पे. यस और नो? पक्का पक्का. श्योर श्योर. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? साउथ टू नॉर्थ. तो पहले का जो डायपोल मोमेंट है, मतलब मैं उसको μ1 बोल देता हूँ, ये साउथ टू नॉर्थ है. दूसरे का भी क्या आएगा? साउथ टू नॉर्थ आएगा, μ2. पक्का पक्का. श्योर श्योर. 100%. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. कीपिंग दिस सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ, डिसिमिलर नॉर्थ एंड साउथ. तो दोनों का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है. और दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम था, दोनों का लेंथ भी सेम है, तो दोनों का डायपोल मोमेंट भी क्या है? सेम है. तो व्हाट इज द नेट डायपोल मोमेंट इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन? μ1 + μ2. तो कितना है ये? ओके. व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी. म्यू नेट यहाँ पे, करेक्ट. तो अभी म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा what will be the time period. So time period will depend on the value of mu. Okay, good. So it can be of any value. सही है ना? एनी वैल्यू होना चाहिए ना. इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ mu. तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी. जरा चेक करो ऑप्शन क्या दिया है. सी दिया है कि डी दिया है? क्या दिया है? सी दिया है कि डी दिया है? इंफिनिटी.
सी कब आएगा, सी कब आएगा, उल्टे रहेगा। हाँ? ये यही तो है, इन्होंने क्या बोला है, कीपिंग डिसिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल पोल्स इन द लेंथ सेम साइड सेम साइड। हमने मैंने जानबूझ के गलती की, आई नो आई हैव मेड अ मिस्टेक इंटेंशनली। इसका जो ओरिएंटेशन अगर तुम गलत समझोगे तो आंसर गलत ही आएगा ना, ऐसा ओरिएंटेशन नहीं है वो, इट इज नॉट लाइक दैट। ओरिएंटेशन क्या है, सेम साइड बोलना, इसका मतलब पता है आपको क्या करना, ऐसा रखना। ऐसा रखना। अभी ठीक है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे और ये साउथ पोल यहाँ पे। अब बताओ डायरेक्शन क्या आएगा, क्या आएगा, साउथ टू नॉर्थ। दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है क्या, यस। लेंथ सेम है क्या, यस। तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो गया, यस। लेकिन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो अभी क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, जीरो। तो यह आएगा जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इधर क्या आ गया, जीरो। अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो टाइम पीरियड क्या बन जाता है, इनफिनिट। ऑप्शन सी। तो सिर्फ अगर क्वेश्चन तुम गलत से इंटरप्रेट कर रहे हो तो भी आपको आंसर गलत मिलेगा। सेम साइड मतलब एक ही साइड, नॉट इन सीरीज, इन पैरेलल। डन। तो क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करो, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया तो आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at two places A and B using vibration magnetometer। अब ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है तुमको नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बता देता हूँ। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। उसमें एक नीडल होता है जो वाइब्रेट होता है, वो नीडल का वाइब्रेशन का टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया तो टी पता है, नीडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, म्यू ऑफ कोर्स विल बी नोन, तो हमको बी मिल जाएगा। तो इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, दैट इज आल्सो ओके, क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व होगा, बट इफ यू नो इट इज गुड। तो एट टू प्लेसेस ए एंड बी यूजिंग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, a magnet vibrates in a horizontal plane. So magnet is vibrating in horizontal plane. This is vertical plane, this is horizontal plane, and its respective periodic time are 2 and 3 seconds. So A location पे 2, B location पे 3, and at this places Earth horizontal components are magnetic field का वैल्यू A पॉइंट पे HA है और B पॉइंट पे HB है। आपको रेशो पूछा है HA और HB का। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय म्यू टी। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो आई इज सेम, क्योंकि जो नीडल है वो तो सेम है, वही मैग्नेटोमीटर आपने ए पे रखा वही बी पे रखा, तो उसमें जो नीडल है उसका इनर्शिया चेंज होगा नहीं, म्यू भी चेंज होगा नहीं। तो टाइम पीरियड इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बी। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी स्क्वायर, 1 बाय टी स्क्वायर। तो एच ए बाय एच बी, क्योंकि बी बी को एच बोला है, रिमेंबर बी को उन्होंने बोला है एच, तो बी इज एच, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी स्क्वायर। तो एच ए बाय एच बी इज टी बी बाय टी ए का स्क्वायर। टी बी कितना था 3, 3 बाय 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 बाय 4। ऑप्शन नंबर ए डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with time period t. If its mass is increased 4 times, then its time period will be, joke है, a bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with time period t. You know t is 2 pi root of I by mu t. Right? Then its mass is increased 4 times. अगर मास इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स, इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बी तो कांस्टेंट है, म्यू किस पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स।
मास इंक्रीज करने से पोजिशन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा आपको ये पता होना चाहिए, राइट? You have to think. We'll first solve and then see if answer matches. तो फॉर द टाइम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पोल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। बी तो एक्सटर्नल पैरामीटर है, इसका तो मैग्नेट के साथ कोई लेना देना है नहीं, ये एक्सटर्नल फील्ड है। 2 पाई भी कांस्टेंट है और म्यू को मैंने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी देखा किस पर डिपेंड करता है, मास, क्योंकि इनर्शिया इज m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m पे डिपेंड करता है। तो रिमेंबर कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन I डिपेंड्स ऑन m, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m। पक्का पक्का। तो T2 by T1 विल बी रूट ऑफ M2 by M1, हाँ कि ना? यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, रूट। T is proportional to root I is proportional to m, तो T is proportional to root of n। तो T2 by T1 को T बोला है और M2 4m है क्योंकि क्वाड्रपल किया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब क्वाड्रपल, 4 टाइम्स करना, कैंसिल कितना आ गया, T2 इक्वल्स टू 2T। ऑप्शन नंबर बी, पहले चेक करो ऑप्शन बी है क्या, होना चाहिए वैसे, पक्का। ऑप्शन नंबर बी है यस। इसका मतलब वेरीफाइड दैट म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज T0, its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia is 3 times and magnetic moment is 1 by 3 of the initial magnet. The time period now will be 3T0। क्यों ऐसा 3T0? क्योंकि टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ I बाय म्यू बी। इन्होंने बोला कि हमने नया मैग्नेट लगा दिया जिसका इनर्शिया 3 गुना है, 3 टाइम्स, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू 1 by 3 है, मतलब I और म्यू दोनों चेंज हो रहा है। इसका मतलब T2 by T1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I2 by I1 और म्यू1 by म्यू2, बराबर। गुड 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 गुड। देयरफॉर T2 by T1 को T0 बोला है, I2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ I है, I1 इज I, ओके ओके। म्यू1 कितना है, म्यू है, और म्यू2 कितना है, म्यू बाय 3 है। देयरफॉर T2 by T0 इक्वल्स टू 3 into 3 9, 9 का रूट कितना 3, बाकी सब क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 3T0। तो T2 इक्वल टू 3T0, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two magnets of same size, मतलब लेंथ इज सेम एंड मास भी सेम, लेंथ और मास सेम तो इनर्शिया सेम, makes respectively 10 and 15 oscillations per minute at a certain place. Ratio of their magnetic moments is, so what they are telling you is T equal to 2 pi root of I by mu b, बराबर, पक्का। ये जो 10 ऑसिलेशंस पर मिनट बोला है या फिर 15 ऑसिलेशन पर मिनट बोला है, ये कौन सा क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1 upon टाइम पीरियड, तो इट इज बेसिकली 1 by 2 pi अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई, पक्का। अब क्योंकि इनर्शिया मास पे और लेंथ पे डिपेंड करता है, दोनों मैग्नेट्स का मास और लेंथ सेम है, साइज सेम है, मतलब लेंथ सेम है, मास सेम है, इनर्शिया सेम, राइट। और इन्होंने ये भी बोला है एट अ सर्टन प्लेस, मतलब दोनों मैग्नेट सेम प्लेस पे थे। अगर दोनों मैग्नेट सेम प्लेस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्योंकि प्लेस सेम है, राइट। गुड। आपको रेशियो किसका पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट्स का। इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये तो 2 पाई कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसका मतलब आपको म्यू1 बाय म्यू2 फाइंड करना है, तो इट इज जस्ट n1 बाय n2 का स्क्वायर। और याद रखना ऑसिलेशन पर मिनट हो पर सेकंड हो डज नॉट मैटर, क्योंकि तुम रेशियो ले रहे हो, रेशो लोगे तो यूनिट्स वैसे भी कैंसिल होते हैं, तो टाइम वेस्ट मत करना खुद का कन्वर्ट करने में,
तो ये आ गया 2/3 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें करना बंद, यहाँ पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अभी आपसे पूछता हूँ, यू आर टॉकिंग, तो both of you, at least this one in the red, two identical bar magnets, identical मतलब क्या कांस्टेंट हो गया, क्या कांस्टेंट हो गया, इनर्शिया, और क्या कांस्टेंट हो गया, म्यू, क्योंकि आइडेंटिकल, इनर्शिया मास और लेंथ पर डिपेंड करता है, आइडेंटिकल है, एटलीस्ट डायमेंशनली आइडेंटिकल है, तो आई तो कांस्टेंट है, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्रॉस जैसा शेप बनेगा या प्लस जैसा शेप बनेगा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, पहला दूसरे को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दूसरा पहले को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन अ horizontal magnetic field is t. The time period of each magnet in the same field is, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास और एक मैग्नेट है, जो दूसरा मैग्नेट है उसका डायमेंशन और पहले का डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल बोला है, आइडेंटिकल, ऐसा है, लेकिन रखते वक्त तुमने उनको ऐसा रखा, पहला दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, दूसरा पहले को बाइसेक्ट कर रहा है ना। देखो ये रेड वाला दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया और ब्लू वाला दो हाफ इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा रखा है, बराबर। इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड कितना है, टी। अगर मैं दोनों में से किसी भी एक मैग्नेट को या दोनों मैग्नेट को अलग अलग से रोटेट करवाऊँ, इफ आई मेक देम रोटेट इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, व्हाट विल बी टाइम पीरियड, ऐसा पूछा है आपको। गुड, पक्का पक्का। एक काम करो, ये जो दो मैग्नेट है ना, ये 1 नंबर का मैग्नेट, ये 2 नंबर का मैग्नेट, इन दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट्स को नाम दे देते हैं म्यू। मोमेंट विल बी सेम फॉर द सेम रीजन, dipole moment depends on pole strength and depends on the distance between the two poles. पहला मैग्नेट दूसरा मैग्नेट दोनों आइडेंटिकल थे, मतलब पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल सेम है, तो म्यू भी सेम है, पक्का, ये याद रखना। हम पहला केस सॉल्व करते हैं। पहले केस में टाइम पीरियड 2π√I/म्यू में आएगा, पक्का पक्का, गुड गुड। यहाँ पे गलती सिर्फ एक जगह पे होती है, देखो उन्होंने बोला है फील्ड सेम है, मतलब बी तो कांस्टेंट है, और पहले केस में दो मैग्नेट है, सपोज ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, कम से कम ये तो तुमको पता ही है, दिस इज व्हाट यू नो ऑलरेडी। जो पहला मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट μ1 का ये डायरेक्शन है, जो दूसरा मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, मतलब μ1 और μ2 परपेंडिकुलर है, क्योंकि μ1 एंड μ2 परपेंडिकुलर है, आपको पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट होता है वो आता है अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब कितना, √2μ। ये नेट, दिस इज नेट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो पहले केस में जो रिजल्टेंट था वो कितना था, √2μ, बराबर। बी तो सेम है, गलती कहाँ होती है वो अच्छे से सुन लो। पहले केस में कितने मैग्नेट्स रोटेट हो रहे हैं, दो, तो इनर्शिया एक का कि दो का, दो का, पक्का, श्योर। चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, इसको मैं नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको नाम चेंज करके मैं म्यू कॉम्बिनेशन बोल देता हूँ, कॉम्बिनेशन क्योंकि दो है इसलिए। So what will be the moment of inertia of combination? You are telling me it is 2 times of I, दो का, ऐसा आप बोल रहे हो। अब केस 2, ये केस 1 था, तो एक्सिस तो उनका सेंटर से पास हो रहा है,
हम्म, बराबर, गुड। देन केस टू में वैसे बाय द वे टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई बाय म्यू, बिकॉज यू आर सेइंग कि आई दोनों का सेम नहीं होगा इसके लिए। तो जो केस टू है उसमें आई डैश इज आई, क्योंकि एक ही वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ पे तुमने टू आई बोला, वहाँ पे एक ही। गुड, पक्का पक्का। व्हाट विल बी म्यू डैश? ओनली म्यू, क्योंकि सेकंड केस में एक ही मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है। तो टी डैश बाई टी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या है अंडर रूट ऑफ आई डैश बाय आई और म्यू बाय म्यू डैश। आई डैश इज आई, और जो पहला केस था वो क्या था? क्या था वो? क्या था वो? टू आई, टू आई था ना। म्यू सी, व्हाट इज म्यू सी? व्हाट इज म्यू कॉम्बिनेशन? रूट टू म्यू, और ये कितना है? म्यू। पक्का पक्का, कैंसिल 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 कैंसिल। अरे कैंसिल 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 कैंसिल। ऊपर रूट टू, नीचे टू, वन बाय रूट टू। तो आपको मिल जाएगा ये टी डैश बाई टी इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। ये रूट के अंदर है ये। हाँ, तो 1/2 हाफ, ये इस रूट का हाफ और इसका हाफ, तो 1/2 1/4। तो टी डैश इक्वल टू टी अपॉन 2/1/4 है क्या आंसर? ऑप्शन सी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। ऑप्शन सी है क्या? चेक करो, है पक्का। तो नॉर्मली गलती क्या होती है, ये तो करेक्ट है आंसर। गलती क्या होती है, हम लोग म्यू तो वेरिएबल ले लेते हैं लेकिन आई भूल जाते हैं। पहले केस में दो मैग्नेट्स रोटेट हो रहे हैं तो दोनों का इनर्शिया लेना पड़ेगा। दूसरे केस में एक ही मैग्नेट रोटेट हो रहा है। So we'll go ahead with next topic, that is मैटिक मटेरियल्स। अब मैटिक मटेरियल्स पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं या आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं एक्सेप्ट फॉर क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एक वो फॉर्मूला था और एक वो टोरॉइड का था। तो पहला क्वेश्चन, डायमैटिक सब्सटेंसेस आर फीबली मतलब वीकली फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। नो, फीबली अट्रैक्ट कौन होता है? पैरामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, नो, कौन होता है? फेरोमैग्नेटिक। फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, यस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इफ अ डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन मतलब लिक्विड is poured into U-tube and one arm of this U-tube placed between the pole pieces of a strong magnet with the meniscus in a line with the field। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जब आप एक यू शेप ट्यूब में एक डायमैग्नेटिक लिक्विड भरते हो और एक ही आर्म के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो लेवल क्या होता है? फॉल होता है, राइट? देन द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन विल फॉल। और तभी बोलने हुआ था कि यहाँ पे थ्योरी पे ध्यान होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? रेज होता है। If a magnetic substance is kept in a magnetic field, then which of the following is thrown out? जो भी सब्सटेंस रिपेल होता है, चाहे वो वीकली रिपेल हो चाहे वो स्ट्रॉन्गली रिपेल हो, धीरे 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 वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल कर रहा है। आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? डायमैग्नेटिक। सिंपल सिंपल, बिकॉज इट इज रिपेल्ड। The universal property of all the substances, diamagnetic। सारे सब्सटेंस टू सम एक्सटेंट डायमैग्नेटिक होते ही है, सारे सब्सटेंस। फिर बोलते हैं पैरामैग्नेटिक कैसा बन गया? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है उनमें, डायमैग्नेटिक कम होती है, लेकिन डायमैग्नेटिक होती है। गुड। A small rod of bismuth is suspended freely between the poles of a strong electromagnet magnet. It is found to arrange itself at right angles। कौन सा रॉड था जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाता है विथ सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक। So this observation establishes that bismuth is diamagnetic। Good। Among the following properties describing diamagnetism,
आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज रॉन्गली स्टेटेड। गलत क्या है बताओ? डायमेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि डायनामाइट में इफ यू रिमेंबर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम में, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। तो सब्सटेंस के पास भी क्या होता है? जीरो। तो बराबर तो बोल रहे हैं, डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। डायमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखा नहीं, तो पहले बाकी दो ऑप्शन पढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। नो 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 नो, दे हैव स्मॉल एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव पैरामाइट होता है वो। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। यस, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया, तो वो पेयर पेयर क्या कर गए? कैंसिल। तो ए सही है, सी सही है, डी भी सही है, तो क्या गलत है? क्या गलत है? बी। डन। गुड। तो होना तो आंसर बी चाहिए वैसे, आइडियली स्पीकिंग दे शुड बी गिविंग यू आंसर बी। सॉरी, 6 नंबर ना? क्या बोला ये? हाँ, अच्छा बराबर, ओके। आपको गलत स्टेटमेंट पूछा है। गलत तो फिर ये गलत है ना, स्मॉल और नेगेटिव होता है। हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन सी आए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमैग्नेटिज्म? द डायमैग्नेटिक मटेरियल आर रिपेल्ड बाय वार्म एनर्जी। रिपेल होता है क्या? अरे होता है ना रिपेल। यस। तो ये प्रॉपर्टी है क्या? यस। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। यस। द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो देखते हैं। द मटेरियल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। यस। तो क्या नहीं है? क्योंकि origin of diamagnetism is not the spin of electrons. It is not the spin of electrons. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मोमेंट तो कैंसिल हो गया। What is the origin of diamagnetism? When you keep them in external field, only then what happens is net dipole moment. Not is not spin. It's the orbital moment. भूल गए सब कुछ? याद नहीं? अब कुछ याद करो। इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं, कौन? ऑर्बिटल। क्यों ऐसा? वापस मैं पूछता हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि इवन होते हैं? इवन। इवन होते हैं। तो जो टोटल 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 डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का दो मोशन से आता है। कौन से दो मोशन? ऑर्बिटल एंड स्पिन, राइट। और वो पेयर्ड है, तो एक का स्पिन अप एक का स्पिन डाउन, वो तो कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन जब तुम इस डायमैग्नेटिक एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या होता है? जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, वो क्या होता है? स्लो डाउन। और दूसरा क्या होता है? स्पीड अप, राइट। और ये दोनों क्या कर रहे थे? ऑर्बिटल मोशन। तो मेरे को बताओ, सोर्स ये स्पिन हुआ कि ऑर्बिटल मोशन हुआ? हाँ, तो फिर स्पिन कहाँ से हुआ? स्पिन नहीं है ना, तो गलत स्टेटमेंट है। वाह, गुड। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जानबूझ के कंफ्यूज किया तुमको। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हम लोग एम जेड बोलते हैं, इन्होंने क्या बोल दिया? आई। विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। तो आई और एच का ग्राफ है, इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ। ओके। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, किसके लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। किसके लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एच और mz का ग्राफ प्लॉट करूं, ये जानबूझ के तुमको कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है पता है? एच क्या होता है? व्हाट इज एच? हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच? ni, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ni। भूल गए? ni, व्हाट इज आई? करंट। तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे करंट और मैग्नेटाइजेशन में। इन्होंने नोटेशन तुमको जानबूझ के मैग्नेटाइजेशन, जिसको तुम mz बोलते हो,
जिसको तुम एम जेड बोलते हो, जानबूझ के इन्होंने एम जेड को आई लिखा सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। पक्का? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ वाई एक्सिस एंड एक्सिस के टर्म्स में? y2 माइनस y1 अपॉन x1 x1 मतलब y बाई एक्स, मतलब y बाई एक्स। तो स्लोप होता है y बाई एक्स। क्या होता है? y बाई एक्स। यहाँ ध्यान दो, व्हाट इज y एक्सिस हियर? mz। व्हाट इज एक्सिस हियर? h। व्हाट इज दिस? chi। ससेप्टिबिलिटी। तो तुमको ग्राफ किसका पूछा है? ससेप्टिबिलिटी। किस मटेरियल का पूछा है? तो डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। और ससेप्टिबिलिटी तुमको किससे मिलेगा? स्लोप से मिलेगा। किससे मिलेगा? स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब ओ बी और ओ ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव स्लोप है। अप द हिल इज पॉजिटिव स्लोप एंड डाउन द हिल इज नेगेटिव स्लोप। अब बचा दो, ओसी और ओडी। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल। तो बताओ वाई ओ सी? वाई नॉट ओ डी? दोनों का नेगेटिव स्लोप है। यस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है ना कि उन लोगों ने तुमको कोई वैल्यूज नहीं दी। अगर वैल्यूज दी होती तो यू नो दैट susceptibility of a diametric substance is from minus 10 raised to minus 3 to minus 10 raised to minus 5। ऐसा होता है ना? -0.001 से -0.00001। हाँ। अब इशू ये है बिकॉज दे हैव नॉट गिवन यू एनी वैल्यूज, तो यू आर कंफ्यूज। तो बेसिकली इन दोनों में से कोई भी आ सकता है आंसर। वैल्यूज नहीं दी तो वी विल मैच द आंसर की। उन्होंने ओडी दिया हुआ है आंसर की में। 8 नंबर क्वेश्चन ए। We have no options because they have not given us any information. Good, good. Now, तो सिर्फ ये तो पता होना चाहिए, slope is susceptibility, slope is susceptibility। The magnetic susceptibility of paramagnetic metal is positive and small, option D। The relative permeability मतलब mu r is represented by mu r and the susceptibility is denoted by chi for a magnetic substance, then for a paramagnetic substance। अच्छा, do you remember mu r is 1 plus chi? हाँ कि ना? और डू यू रिमेंबर काय इज पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होता है। तो काय क्या है? पॉजिटिव है। किसके लिए? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको पैरा पूछा है ना? पैरा पूछा है? यस। अगर काय पॉजिटिव है तो म्यू आर भी पॉजिटिव है बिकॉज इट इज 1 प्लस काय, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो, दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो। कहाँ है ग्रेटर देन जीरो? ये ग्रेटर देन जीरो आया। अरे काय की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। और और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है। 1 प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1। तो आंसर क्या आएगा? डी, म्यू आर ग्रेटर देन 1 एंड काय ग्रेटर देन जीरो। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है। इसका वेरिएशन magnetic susceptibility. The variation of magnetic susceptibility chi with magnetizing field for a paramagnetic substance is। इसका वेरिएशन chi का किसके साथ? H के साथ। 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 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में
काय और एच का कोई रिलेशन ही नहीं होता है। पैरामेटिक सब्सटेंस में काय इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कौन सा ग्राफ? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। कौन सा ग्राफ? हाँ, कौन सा ग्राफ? ए। व्हाई नॉट डी? क्योंकि नेगेटिव है। ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये एच है, ये काय नीचे होना चाहिए, और ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है मैडम। तो ऑप्शन ए आएगा क्योंकि काय इज पॉजिटिव इन स्मॉल। Which of the following statement is true for the three types of magnetism? Para, dia and ferro. Para मतलब पहले पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है। Dia and ferro. Paramagnetism is associated with negative susceptibility. हाँ कि ना? ना, ना। और ट्रू पूछा है। डायामैग्नेटिज्म इज जनरली वीकेस्ट ऑफ द थ्री। हाँ, ये बात तो सही है। एंड इज एसोसिएटेड विद, यस हो गया। तो डायामैग्नेटिज्म इज जनरली द वीकेस्ट ऑफ ऑल, यस। एंड इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव सेंसिटिविटी, ये भी सही बात है। फिर भी अगला पढ़ लेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ थ्री। हाँ, ये बात तो सही है। इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव सेंसिटिविटी, नहीं, ये गलत है। ऑल थ्री आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव सेंसिटिविटी, नो, ये भी गलत है। तो विच इज ट्रू? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो विल जंप टू पहले नीट के पीवाईक्यूज। हाँ, इधर अभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 2013 का पीवाईक्यू है। एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ एल, आयरन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट m is bent in the form of a semicircle. Now its magnetic moment will be, ध्यान देना अच्छे से, नहीं तो गए 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 गए। हमारे पास एक आयन का रॉड है, आयन का रॉड। रिमेंबर, आयन का रॉड है, आयन रॉड। आयन रॉड को तुम एज अ मैग्नेट इमेजिन कर सकते हो। तो यू कैन इमेजिन दिस इज लाइक अ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, बराबर। और ये जो नॉर्थ एंड साउथ है, इस पे डिस्टेंस मैं फिलहाल L मान लेता हूँ। L इज द लेंथ। आपको बोला है ये जो आयरन रॉड जिसका लेंथ L था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? M। मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? M। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट बाय द वे? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स? L। इक्वेशन नंबर 1। ज्यादा क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? व्हाट इज डायपोल मोमेंट? पोल स्ट्रेंथ इनटू L, वेयर L इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ये केस 1 खत्म हो गया। अब केस 2। अब केस 2 में आपको क्या बोला है? अब हमने इसको, इसी रॉड को इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल बेंड कर दिया। इसी रॉड को हमने इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल बेंड कर दिया। सेमी सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल बेंड कर दिया हमने इसको। तो ये क्या है? ये है नॉर्थ पोल, और ये क्या है? ये है साउथ पोल, राइट। अब जो नया डिस्टेंस है एल डैश, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर। ये रेडियस और ये भी रेडियस। पक्का पक्का? तो व्हाट इज द न्यू पोल स्ट्रेंथ? m डैश, सॉरी, डायपोल मोमेंट m डैश इक्वल्स टू qm इनटू l डैश। पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं। डिस्टेंस चेंज हुआ? हाँ। तो व्हाट विल बी m डैश बाय m? क्या है m डैश बाय m? l डैश बाय l डैश बाय l। तो इसका मतलब m डैश इक्वल्स टू l डैश बाय l इनटू m। इक्वेशन नंबर 1। तुमको क्या चाहिए? l डैश बाय l। पक्का पक्का? ये कैसे फाइंड करते हैं? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? पहले जो लेंथ था, क्या था? लेंथ था। पहले जो लेंथ था, लेंथ, वो अभी क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? सेमी सर्कल, राइट। तो जो पहले लेंथ था वो बन गया पाया। क्या बन गया? वो पाया। याद रखना इसको, इक्वेशन नंबर 2। सही, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड गुड, राइट, 100% ना। और तुम्हारे पास ऑलरेडी एल डैश है,
व्हाट इज एल डैश, व्हाट इज एल डैश, 2r, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर एल डैश बाय एल, व्हाट इज एल डैश बाय एल, 2r अपॉन क्या, पाई r, r cancel, 2 by pi, equation number 4. So from equation number 1 and 4, what is equation number 1, m dash equals to l dash by l into n, what is l dash by l, 2 by pi, so 2 by pi into n, 2n by pi, option number B. Next question, good question, good question, सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि इसका आंसर गलत दिया हुआ है बुक में. Following figures show the arrangement of bar magnets in different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. तो दोनों मैग्नेट्स का डायपोल मोमेंट सेम है, इन दोनों का mm, इनका भी mm. Which configuration has highest net dipole moment? इन चारों में से सबसे ज्यादा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट किसका होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है. विल चेक, हाँ मैं भी शायद सही भी दिया होगा, विल चेक द आंसर. बहुत जगह पे आई फाउंड आंसर इज रॉन्ग, इसलिए मैंने बोला शायद गलत है. विल चेक, शायद विल चेक, एक एक करके देखते हैं. वन बाय वन वी विल सी ऑल द फोर. ओके, जस्ट अ मिनट. जब तक मुझे ये बताओ, इन द मीन टाइम यू नीड टू टेल मी, what do you need to tell me is what is the resultant of two forces A and B, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, very good. तो अगर आपको वो याद है तो आपको ये क्वेश्चन तो ऐसा ही समझ में आ जाएगा. तो विल स्टार्ट वन बाय वन, एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे. सबसे पहले चेक करते हैं ए ऑप्शन, ए डायग्राम. ए डायग्राम में जो पहला मैग्नेट है, पहला, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है, हाँ कि ना, यस. और जो दूसरा उसका ऐसा है, हाँ कि ना, यस. गुड. तो ये μ2 है और ये μ1 है, तो इनका रिजल्टेंट नेट क्या आएगा पता है, अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, विच इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ μ स्क्वायर प्लस μ स्क्वायर, विच इज बेसिकली √2 म्यू, क्योंकि √2 म्यू स्क्वायर था, म्यू स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, म्यू हो गया. ये हो गया ए. बी का जीरो है, जीरो. क्यों जीरो है बी का पता है, वाई जीरो, यू नो वाई बी केस इज जीरो, माइनस अपोजिट डायरेक्शन. एक का ऐसा μ1 और दूसरे का उल्टा डायरेक्शन, और क्योंकि दोनों मैग्नेट्स का सेम डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया. तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट इन केस 2 इज जस्ट μ1 माइनस μ2 दैट इज इक्वल्स टू 0. इन केस सी हाउ मच इज द एंगल, 30 डिग्री. 30 डिग्री दिया है ना, 30 डिग्री दिया है. ये एक का हो गया, ये दूसरे का हो गया. व्हेन यू हैव टू at 30 degrees, what is the resultant, what is the resultant, what is the resultant, जल्दी बोलो जल्दी, we don't have time, fast. म्यू नेट इक्वल्स टू, अरे जल्दी, अंडर रूट ऑफ पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू. कितना एंगल है, cos 30. पहला दूसरा सबकी वैल्यू सेम है, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 30 इज √3/2. ये हो गया कैंसल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.732. 1.732 प्लस 1 मतलब 3.732. तो 3.732 म्यू स्क्वायर रूट के बाहर आ गया. गुड. तो अब तक के जितने हमने केसेस सॉल्व किए उसमें कम से कम ये सबसे ज़्यादा है. अब और एक बचा है, और एक बचा है. कौन सा बचा है, फोर्थ केस. व्हाट इज द एंगल, हाउ मच इज द एंगल, 60. कितना एंगल है इसमें, 60 है, 60 एंगल है. तो इस केस का क्या आएगा, म्यू नेट क्या आएगा, म्यू नेट
अभी मैं वो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला. आई विल जस्ट राइट डाउन अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर. व्हाट इज म्यू वन स्क्वायर? म्यू स्क्वायर. व्हाट इज म्यू टू स्क्वायर? म्यू स्क्वायर. उन्होंने m बोला है, आई डोंट केयर. 2 म्यू स्क्वायर. व्हाट इज cos ऑफ 60? 1/2. कैंसिल, तो कितना आया? √3 म्यू. बराबर. सबसे ज़्यादा किसका है? सी. सी कॉन्फिगरेशन है तो ऑप्शन ए. तो अगर ऑप्शन ए दिया है तो ठीक है. ए दिया है, गुड, फिर ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A bar magnet is held perpendicular. ये important held perpendicular मतलब एंगल कितना? लास्ट बेंच held perpendicular to uniform magnetic field मतलब एंगल कितना? 90 डिग्री. क्योंकि ये परपेंडिकुलर वर्ड बहुत लोग पढ़ते नहीं, तो पहले पढ़ लो. held perpendicular मतलब एंगल 90. If the couple मतलब टॉर्क acting on the magnet is to be halved. तो जितना भी टॉर्क एक्ट हो रहा था जब मैग्नेट क्या था? परपेंडिकुलर था, उसको हाफ करना है बाय रोटेटिंग इट. तो मैंने मैग्नेट को रोटेट किया क्योंकि मुझे उस पर लगने वाला टॉर्क आधा करना था. देन द एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड इज. कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ा तो आंसर गलत आएगा. क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ा तो आंसर भी गलत आएगा. क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ क्या गलती होती है. सबसे पहले कपल मतलब टॉर्क, वो होता है म्यू बी साइन थीटा. डू यू एग्री टू दिस? यस, नो, यस. डिड यू चेंज मैग्नेट? नो 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 नो, म्यू रिमेन्स कांस्टेंट. डिड यू चेंज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? नो. तो ये भी कांस्टेंट. तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो टाउ 2 बाई टाउ 1 इज साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1. टाउ 2 मुझे इनिशियल से कंपेयर किया तो हाफ करना है, टाउ बाई 2 करना है. और टाउ 1 कितना था? टाउ. कितने एंगल से रोटेट करना है? तो फाइनल एंगल थीटा 2 फाइंड करना है. व्हाट इज इनिशियल एंगल? 90. ओके, सो व्हाट इज साइन 90? 1. तो 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा 2. तो व्हाट इज थीटा 2? कितना आ गया? 30. कितना आ गया? 30. आंसर ए नहीं है. क्यों नहीं है? ये फाइनल एंगल है. आपको पूछा है कितने से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब तुमको डेल्टा थीटा पूछा है. इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल. फाइनल एंगल 30 है, इनिशियल एंगल 90 था, तो कितना रोटेट किया? 60. तो 90 माइनस 30 मतलब 60. इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन गलत पढ़ोगे तो आंसर गलत आएगा. तो आंसर 60 है, 30 नहीं है. ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bar magnet having magnetic moment of 2 into 10 raised to 4 joule per Tesla. Joule per Tesla is one of the units of moment. और बोलोगे ऐसा कैसा आ गया, बताता हूँ. यहाँ ध्यान दो. You know torque is mu b sin theta. Sin theta is some number. So what is mu? Torque by b. Torque क्या होता है? न्यूटन मीटर, राइट. फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टेस्ला. लेकिन न्यूटन मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, एनर्जी भी तो होता है ना, वर्क भी होता है. तो जूल पर टेस्ला तो बराबर है. तो जूल पर टेस्ला इज आल्सो वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ टॉर्क. टॉर्क नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट. A bar magnet having a magnetic moment of 2 × 10⁴ joule per Tesla is free to rotate in horizontal plane. Horizontal plane में रोटेट हो सकता है. A horizontal magnetic field 6 × 10⁻⁴ Tesla exists in the space. तो उस स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है? 6 × 10⁻⁴. Work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field. मतलब इनिशियल एंगल कितना था? 0. मैग्नेट इनिशियली पैरेलल था. क्या था? पैरेलल. तो इनिशियल एंगल कितना है? 0. टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड. कितना घुमाया? 60. फाइनल एंगल कितना है? 60. आपको वर्क डन पूछा है. डू यू रिमेंबर मैंने आपको वर्क डन का जनरल फॉर्मूला डिराइव करके दिया था. मैंने आपको बोला भी था कि जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें स्पेशल केस होता है. वो तो इसलिए मैंने बताया था कि गड़बड़ मत करना. इट इज ऑलवेज म्यू बी
cos of initial angle minus cos of final angle. What is mu value? 2 into 10 raised to 4. What is b value? 6 into 10 raised to minus 4. What is cos of initial angle? 0. What is cos of final angle? 60. 60 बोला है ना 60 yes. तो 2 into 6 is 12. 10 raised to plus 4 minus 4 cancel. What is cos 0? 1. ये cancel हो गया 1. What is cos of 60? 1 by 2. 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So 12 by 2 is 6 joule. So plus 6 joule. Option number C. Next question. A short bar magnet. अच्छा ये यहाँ ध्यान दो. ये शॉर्टकट है. A short bar magnet of magnetic moment मतलब mu 0.4 joule per Tesla is placed in uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium. Stable equilibrium में है magnet. When the potential energy is. आपको याद है ये फॉर्मूला के बाद हमने स्पेशल केस लिया था. हमने बोला था कि इनिशियल एंगल 90 मानो क्योंकि नॉर्मली जब इनिशियल एंगल नहीं बताया होता है तो इनिशियल एंगल कितना लेते हो 90. व्हाट इज cos 90? 0. तो क्या बन जाता है म्यू बी इंटू माइनस कॉस थीटा. तो व्हाट इज द वर्क डन माइनस म्यू बी कॉस थीटा. बराबर पक्का श्योर. एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी कॉस थीटा. और स्टेबल इक्विलिब्रियम में इफ यू रिमेंबर स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका मिनिमम. तो cos थीटा की वैल्यू बन जाती है 1. तो ये बन जाता है आपका फॉर्मूला. हो गया. इसमें से म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 और बी कितना है अभी 0.16. तो कितना हो गया 64 into 10 to minus 3 minus 0.064. ऑप्शन नंबर सी. खत्म. डन. सिंपल. Next question. A 250-ton rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 82 microampere. Are subjected to magnetic field of 0.85 Tesla. Okay. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is. Work done for rotating the coil will be by how much 1 degree against the torque. इसका मतलब पहले वो कॉइल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में था. मैंने इसलिए बार बार थ्योरी में बोला था कि थ्योरी पे ध्यान होना चाहिए. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. थ्योरी पे ध्यान नहीं होता क्योंकि बस क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होता. सॉल्व बिना थ्योरी के नहीं होता. स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन. उस पोजीशन से अगर घुमाना है तो वर्क करना पड़ेगा. तो स्टेबल से 180 घुमाया तो कहाँ चला गया अनस्टेबल. तो इनिशियल एंगल कितना था 0. जब यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा. ओके. तो ये पता होना चाहिए. गुड. और यहाँ पे कोई नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट तो है नहीं. ये कॉइल है और उसका डायपोल मोमेंट तुमको दिया नहीं है. फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि जो ये म्यू होता है ये NIA होता है. ये क्वेश्चन एक्चुअली इस चैप्टर का है ही नहीं. ये है पिछले चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि वहाँ पे करंट पेयरिंग कॉइल मैग्नेटिक डायपोल होता है. उस डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है NIA. ओके. बी cos ऑफ इनिशियल एंगल 0 माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल 180. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 250. करंट कितना है 82 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ एम्पियर. व्हाट इज एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. व्हाट इज लेंथ 2.1. व्हाट इज विड्थ 1.25 इनटू 10⁻⁻⁴. -4 क्यों क्योंकि ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻² आया. इसको भी कन्वर्ट किया 10⁻² आया 10⁻⁴. ये हो गया एरिया. हाउ मच इज अ मैग्नेटिक फील्ड 0.85 टेस्ला मतलब 85 into 10⁻². What is cos of 0? 1. What is cos of 180? -1. तो ये हो गया 250
इंटू 82 इंटू 2.1 इंटू 1.25 इंटू 85 इंटू 2, ये 2 है। 10 to -6 -4 -2, क्या n 250 I 82 into 10 to -microtesla. A is length into width. लेंथ 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में, और विड्थ का 10⁻², 10⁻4 हो गया। ये 0.85 था, 85 10⁻² लिखा। cos of 0 1 था 180 -1 था, बराबर है, यस। तो 250 82 2.1 1.25 85 85, और ये कितना 2। तो 10⁻² -4 -6 और -6 कितना आया माइनस, पक्का पक्का, गुड 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 गुड। अब इसको तुमको कैलकुलेट करना है। देख लो, ये सब माइक्रो जूल में है क्या? किसमें है? माइक्रो। तो एक काम करना, माइक्रो में है ना, तो जो 10⁻² है ना, इसको तुम 10⁻6 -6 लिखो बेटा, क्योंकि वो बन जाएगा माइक्रो। क्या बन जाएगा? माइक्रो। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको एक रफ एस्टिमेट चाहिए। तो ध्यान दोगे तो समझेगा। 85 को 80 मान लो, 82 को भी 80 मान लो। 80 इंटू 80 6400, 6400 का 100 साइड में कर दो, 10⁻⁻6 के साथ कैंसिल कर दो, -4 बचा। और ये तो ऑलरेडी माइक्रो हो गया, ये तो ऑलरेडी माइक्रो हो गया, पक्का। और इसका काम खत्म हो गया, ये 64 बचा और 10⁻⁻4, गुड। 64 64 64, याद रखना 64। 250 इंटू 2 500, 500 का भी 100 इसको दे दो, 10⁻² हो गया, बचा कौन? 5। 64 और इंटू 5, बड़े 64 इंटू 5 320, कितना 320, कितना 320, 320, ओके गुड। 320 320 इंटू 2 640, कितना 640, 640 इंटू 1.25, 640 इंटू 1.25 मतलब 640 इंटू 1 प्लस 640 इंटू 0.25, 0.25 होता है 1/4। तो 640 में तुम 640 का 1/4 ऐड करोगे, कितना होता है 1/4? 160। तो 640 में तुमने 160 ऐड कर लिया, कितना हो गया? 800 के आसपास। 800 उधर 10⁻² बचा था, और 800 का 10⁻² कैंसिल हो गया। तो टेंटेटिव कितना आया? 8 माइक्रो जूल, 8 माइक्रो जूल रफली, वो मैंने रफ कैलकुलेशन है। तो आंसर क्या आएगा? 9.1। चेक करो, ऑप्शन ए देना चाहिए वैसे। 6th का ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए है। तो रफली ही सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, 9.1 माइक्रो जूल।